सभी श्रोताओं को स्पर्शता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट्स के बारे में। चार्टर एक्ट्स को हम राजपत्र आदेश भी कहते हैं और इस एक्ट को जारी करने का मतलब इतना था कि कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित होना था और ब्रिटिश सरकार इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थी। आगामी कई वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इसी नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के लिए चार्टर अधिनियम पारित किए। पहला चार्टर अधिनियम पारित हुआ 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के अंतिम दिनों में ये चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट की धाराएं संख्या में बहुत अधिक थीं, लेकिन इसके द्वारा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कीथ ने लिखा है कि ये एक्ट संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग था, जिसमें पूर्वगामी एक्टों की बहुत सारी धाराओं को सम्मिलित किया गया था। इस राजपत्र के कुछ मुख्य कारण थे। कंपनी के कार्यों और संगठन में सुधार के लिए ये पारित किया गया था और इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसमें दूसरा बिंदु ये था कि शासकों के व्यक्तिगत नियमों के बजाय ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा इस चार्टर की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों और नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जानी निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। जरूरी बिंदु था वो ये कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ, यानी कि भारतीय कोष पे एक और बोझ पड़ गया और इस एक्ट का कोई संवैधानिक महत्व नहीं था। इसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी नहीं किया गया। फिर भी भारतीय संविधान पर इसका प्रभाव बहुत लंबी अवधि तक रहा। इस चार्टर की मुख्य विशेषता ये थी कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के भारतीय कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था आगे जाके 1919 के अधिनियम तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ी। इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट पहले चार्टर एक्ट की अपेक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस एक्ट से कंपनी के एकाधिकार को आघात पहुंचा। इसमें भारतीयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और इसके अलावा इस एक्ट में कंपनी के भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुत्वता पर बल दिया गया। इसके कुछ मुख्य हिस्से थे कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा, परंतु बाकी सब चीजों का एकाधिकार व्यापार पे खत्म हो गया। इसी एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों का राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, यानी अगले राजपत्र तक भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी किया। इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और अनेक अंग्रेज व्यापारी भारतवर्ष के साथ वाणिज्य और व्यापार करने लगे। सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम में थी कि भारतीयों की शिक्षा के लिए भी 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। हालांकि इस दिशा में बहुत ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाए गए, लेकिन फिर भी ये एक्ट इस श्रेय का अधिकारी है कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीय सैनिक और बौद्धिक उत्थान का दायित्व अपने ऊपर लिया और इसी एक्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक आधारशिला का भी काम किया और आगे जाकर भारतीयों को शिक्षा दिलाने में मदद की। इसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के प्रशासन में बहुमुखी और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर और इंदौर सभी जगहों पर अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित हो गए थे। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया।
कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी यहाँ पर 1833 अधिनियम में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी को एक पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी जाएगी और आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसी के बाद धीरे धीरे आगे जाकर दास प्रथा की समाप्ति हुई। इस अधिनियम द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद के लिए जिसके लिए वो योग्य हो उससे वंचित नहीं किया जाएगा और सपरिषद गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मद्रास और बम्बई के परिषदों को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कह सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन करना था। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैक्यूले को नियुक्त किया गया। इसी प्रकार 1833 का ये ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किए गए, लेकिन शासकीय नीति और प्रशासन की कार्य कुशलता में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1853 के चार्टर की पृष्ठभूमि अनोखी थी। जिस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1833 के एक्ट पर विचार विमर्श चल रहा था, उस समय केवल अंग्रेज व्यापारियों और ईसाई मिशनरियों ने उसका विरोध किया। जब 1853 में इस अधिकार पत्र को फिर से नया करने का समय आया, तब इस अधिनियम के विरोध में भारतीयों ने भी उनका साथ दिया। बंगाल, मद्रास, बम्बई के प्रांतों के निवासियों ने बहुत बड़ी संख्या में हस्ताक्षरों से एक प्रार्थना पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा, जिसमें कंपनी के अधिकार पत्र की अवधि बढ़ाने का विरोध किया गया था। अनेक भारतीय युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन भारत लौटने पर उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें भेद नीति के कारण उच्च पदों की नौकरी नहीं मिल सकी। इस व्यवस्था से भारतीयों को बहुत दुख और निराशा हुई और उनमें तीव्र गति से असंतोष फैला। इसी के बाद उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रार्थना पत्र भी भेजा और उसके बाद 1853 के अधिनियम में पारित हुए कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। बंगाल के लिए एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। 1853 के एक्ट ने 1833 की महान घोषणा को व्यवहारिक रूप दिया। अब भारतीयों के लिए सब पद खोल दिए गए। इस एक्ट द्वारा सिविल सर्विसेज की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था भी की गई। लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का स्थान भी निश्चित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को इस संबंध में नियम और विनियम बनाने का आदेश दिया गया। इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीयों को व्यवहारिक रूप में इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं हुआ। पहली चीज तो इसलिए क्योंकि ये परीक्षाएं लंदन में होती थी। प्रत्येक भारतीय उम्मीदवार के लिए धन खर्च करके परीक्षा देने जाना लंदन संभव नहीं था और इस परीक्षा में बैठने की आयु बहुत ही कम रखी गई थी और इसके साथ ही परीक्षा प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी भाषा में देना पड़ता था और अंग्रेजों की मातृभाषा अंग्रेजी होने के कारण वे भारतीय उम्मीदवार से अधिक निपुण सिद्ध होते थे। एक्ट का महत्व इस बात में नहीं था कि इसके द्वारा कार्यकाली संबंधी कार्यों को पृथक कर दिया गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल को काउंसिल का विस्तार करने को दिया गया। इस अधिनियम ने छोटे से विधायी निकाय को एक छोटा पार्लियामेंट्री रूप दे दिया था।
इस एक्ट द्वारा कानून बनाने वाले काउंसिल में केवल अंग्रेज सदस्यों को ही रखा गया था, जिन्हें भारतीय दशाओं का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को इस काउंसिल में न रखने से असंतोष बढ़ा और ये बात 1857 के विद्रोह में एक सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुई। बंगाल के लोगों ने, जिन्होंने प्रांतीय स्वराज के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। और इस एक्ट का सबसे बड़ा दोष ये था कि इससे इंग्लैंड में दोषपूर्ण द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया। आशा करती हूँ इन चार्टर अधिनियम के विषय में आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ और अच्छी बातें लेकर, कुछ और जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।